नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक और दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज है तो उधर महाराष्ट्र में कम हलचल नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में वैसे तो चुनाव के दौरान ये इस बात की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन चुनाव के बाद उद्धव एनडीए में शामिल अब हो सकते हैं। अब कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव शामिल नहीं हुए और उनके शामिल नहीं होने से इन अटकलों को हवा मिल गई। खबर ये भी आ रही है कि एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बातचीत में लगाया गया है। हालांकि बीजेपी के सामने इसमें सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को मनाना होगा। इसके साथ ही शिंदे गुट के सांसदों का क्या स्टैंड होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त सरकार बनाने के लिए बीजेपी को उद्धव की बड़ी जरूरत है। समान विचारधारा होने की वजह से भी बीजेपी को लगता है कि उद्धव वापसी कर सकते हैं। 4 जून को आए नतीजों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव की शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीती हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं और अगर दोनों गुट फिर एकजुट हो जाते हैं तो दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे और ऐसे में उद्धव के एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। लेकिन इसकी संभावना कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखें। चुनावी नतीजों के आने के बाद कई तरह की नई रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण आकार लेते दिख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी चीफ ने परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हुए। उधर एनसीपी चीफ अजीत पवार भी एनडीए की बैठक से किनारा कर लिया है। अब उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के सुरुख के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। अटकलें हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो ये कयास चुनावी नतीजों से पहले ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन कयासों ने उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद जोर पकड़ लिया है। 4 जून को आए नतीजों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। अगर दोनों गुट फिर एकजुट हो जाते हैं तो दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे। शिवसेना की एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए भी राहत की खबर होगी। एनडीए में वापसी में बीजेपी मजबूत होगी। पुराने साथी और विचारधारा एक होने से स्थिति बेहतर हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध काफी अच्छे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी उद्धव से कोई दुश्मनी नहीं है और अगर वो किसी मुश्किल में फंसते हैं तो वो सबसे पहले उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए आयोजित एक जनसभा में अमित शाह ने भी कहा था कि एनडीए के दरवाजे उद्धव ठाकरे के लिए खुले हैं और इसीलिए अगर ठाकरे पाला बदलते हैं तो इससे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंधों को सुधारने में भी मदद मिलेगी। खबर है कि बीजेपी बैक चैनल से प्रधानमंत्री से अच्छे रिश्ते के बदौलत उद्धव की वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे भी लंबी राजनीति को देखते हुए बीजेपी के साथ ही खुद को सुविधाजनक स्थिति में देखते हैं। बीजेपी भी अब उद्धव से पुरानी कड़वाहट भूलकर एक साथ चलना चाहती है, खासकर वैसी स्थिति में जब वो शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुकी हो। तो फिर उद्धव को सीएम बनाने में दिक्कत क्या है? फिर सवाल है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा? शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। ऐसे में शिंदे को नाराज करने का रिस्क भी बीजेपी नहीं ले सकती। तो क्या बीजेपी उद्धव और शिंदे का भरत मिलाप करवा सकती है? क्या पुरानी कड़वाहट को भूलकर उद्धव और शिंदे एक हो सकते हैं? आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं चुनावी नतीजों के आने के बाद कई नए राजनीतिक समीकरण देखने के लिए मिल रहे हैं और ये किस तरह की रणनीति होगी आगे की, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजीव जी आपके साथ ही करते हैं।
राजीव जी, कितनी संभावना इस बात की जताई जाए कि एक बार फिर से शिंदे और उद्धव एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए और उद्धव एनडीए के साथ आने की कितनी संभावना जताई जा सकती है? क्या वाकई भारत मिलाप होगा? लेकिन जिस तरीके से जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मत जरूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे दोनों पार्टियां एक ही पार्टी से यानी शिवसेना से निकली हुई हैं। हालांकि अभी तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि वो आखिर कितना वो मिल पाएंगी, क्योंकि दोनों के विचार अलग है, कुछ विचारों को लेकर ही दोनों पार्टियां अलग अलग हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग बयान है और खास करके केंद्रीय मंत्रिमंडल से केंद्रीय मंत्रियों के जो बयान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो बयान है, कभी भी उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने से गुरेज नहीं किया गया, यानी कभी भी उनकी मनाही नहीं की गई। अब बात ये उद्धव ठाकरे के पाले में है कि वो अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी उन्होंने लगभग 21 सीटों पे चुनाव लड़े और लगभग 9 सीटें ही उन्हें मिल पाए हैं। एक तरह से देखा जाए तो कई सीट जो है जहां अगर बीजेपी के साथ वो रहते तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलता, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के चलते हो सकता है कि उन्हें कई सीटों पे हानि भी पहुंची हुई हो। तो इस बात को लेकर उनके मन में या पार्टी के नेताओं के मन में जरूर ये बात उभरी कि अगर एक साथ रहते तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि दबे मन से ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई मराठी नेता या बीजेपी का कोई मराठी नेता इस बात की पहल करेगा, महाराष्ट्र का कोई नेतृत्व इस बात को पहल करेगा, तो वो जाने से कहीं गुरेज नहीं करेंगे। हालांकि अरविंद सावंत और संजय राउत जो इंडिया गठबंधन था, उस गठबंधन की बैठक में शामिल होने जरूर दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक में शामिल भी हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ से अभी तक नहीं गए थे। ये बात जरूर था कि उनकी अलग तर्क है कि उनके नहीं जाने का, अलग बात जरूर कही गई है, लेकिन ये बात कयास लगाए जा रहे हैं और इसका लगभग अगर देखा जाए तो प्रतिशतता अनुमान यही है कि अगर एनडीए की तरफ से कहीं कोई पहल की गई तो उद्धव ठाकरे जरूर एनडीए में शामिल होने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दोनों पार्टियों का विचार पहले से एक रहा है और आगे चलकर भी राजनीति एक ही तरफ से करने के अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। जी संजय जी, क्या वाकई उद्धव भी अब एनडीए के साथ जाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना इस बात की तस्दीक करता है? संजय द्विवेदी जी। नहीं नेहा जी, अगर मोदी जी भगवान होते तो संभव था ये, लेकिन भगवान तो है नहीं वो खुद इस परिस्थिति में आ गए हैं कि आज उनको जो है नीतीश कुमार और टीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार माननी पड़ रही है, उनकी शर्तें माननी पड़ रही है। तो जो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, संसद क्यों तोड़ा था फिर? मोदी जी ने बिल्कुल संभावना नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आप कह दूं आपसे कि इंडिया गवर्नमेंट बनेगी और उसमें उद्धव ठाकरे जी है। शिंदे जी का कोई भी शिंदे से सुलह करने का कोई भी काम माननीय उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। आज उद्धव ठाकरे ने जो अपनी शक्ति बनाई है वो जनता द्वारा, शिवसैनिकों द्वारा बनाई गई है। उसमें ना भारतीय जनता पार्टी को याद है ना शिंदे जी को याद है। हाँ, ये जरूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा संगठन तोड़ा तो हमने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया। तो ये चीज जनता ने भी स्वीकार किया इस चीज को, और जनता ने जो समर्थन किया है, सम्मान किया है, उसकी ठीक है मैं आती हूँ। रत्नेश जी, आप तो पलक पावड़े बैठा, ठीक है मैं आ रही हूँ सर, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे एनडीए के साथ, यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है रत्नेश जी, आप तो पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, लेकिन ये तो सीधे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। और खबर ये भी है कि केंद्र ने एक मंत्री और लगा दिए हैं पीछे कि भाई आप उद्धव से बात करिए और उनको अपने साथ लेकर आइए। अब ये स्थिति हो गई आप लोगों की कि खुद आप लोगों को पहल करनी पड़ रही है। नेहा जी, आपको नमस्कार और देश के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। एक लंबे समय के बाद मैं आपके साथ दोबारा वापसी कर रहा हूँ, बहुत खुशी है मुझे। एक नई पार्टी के साथ भी आप कर रहे हैं वापसी। पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वापसी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। देखिए नेहा जी, उद्धव ठाकरे जी जो है वो बाला साहब ठाकरे के रक्त हैं। राष्ट्रवादी राजनीति उनके रक्त में रही है और भारतीय जनता पार्टी सदैव से मानती रही है कि
बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी वो हमारे लिए भाई जैसी थी, और हम आज भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी हम लोगों के लिए बड़े प्रिय हैं, क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियां बदल सकती है, उसका रक्त नहीं बदल सकता, ये मेरा मानना है। क्योंकि कुछ इसी प्रकार की पृष्ठभूमि से मैं भी था, मैं कहीं था, वहां से मैंने फिर घर वापसी कर ली, तो हो सकता है उद्धव जी का भी वो रक्त उबाल मारेगा और वो एनडीए की सरकार में आएंगे। अब देखिए, अब ये आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी छोड़ देना चाहिए शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, वो लोग आपस में बातचीत करेंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना या कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी, और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कोई भी राजनीतिक बयानबाजी जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता करनी उचित होगी। लेकिन हाँ, अगर उद्धव जी आते हैं एनडीए के साथ तो उनका खुले मन से खुले दिल से हम स्वागत करें। ठीक है, मैं राजीव जी का करूँ उससे पहले संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। जी तो बिल्कुल कहने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल बता दिया मैंने आपसे कि जिस पार्टी ने हमारा संगठन तोड़ दिया, हमारा चुनाव से ले लिया, हमारा नाम संगठन का ले लिया, जो चुनाव में तो संभव नहीं था, लेकिन जानबूझ के लिया गया। अब वो आदमी आज जो है पैरों गिर पे माफी मांग रहा है, तो भगवान का तो कहते ना भगवान है, 350 सीटें आएंगी, 400 माफी किसने मांगी है? माफी किसने मांगी है? माफी किसने मांगी है? किसी ने माफी मांगी है क्या संजय जी? संजय जी, ताना शाह का अहंकार जो टूटा है ना, वो मोदी माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं बनने के लिए कैसे फड़फड़ा रहे हैं, ना सांसदों ने ओके किया, ना किसी ने ओके किया, सबकी चिट्ठी लेते घूम रहे हैं पागलों की तरह, जैसे ये जल्दी मोदी सरकार बना ले, प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे होता नहीं, संविधान की हम देखी कर रहे हैं। अरे संविधान में लिखा हुआ है कि जो सांसद होते हैं वो चुनते हैं, ये तो अपने आप ही चुन गए। ठीक है, राजीव जी देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम देखें स्थितियां अलग है। देखिए, उद्धव की स्थिति मजबूत है तो शिंदे भी कोई कमजोर नहीं है। यहाँ पर शिंदे को मनाना ज्यादा मुश्किल होगा या फिर उद्धव को मनाना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए? क्या स्थिति आप बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं संजय जी के कुछ सवालों पे मैं थोड़ा सा मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया का गवर्नमेंट बनेगा, सरकार बनेगी। कब सरकार बनेगी? 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं और 9 तारीख को वो एनडीए की सरकार बनेगी। तो इंडिया की सरकार क्या अगले 5 साल बाद बनेगी? दूसरी बात, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी भगवान होते तो ऐसा संभव होता। बार बार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से बयान आ रहे हैं, कई जो नेता हैं वो अलग अलग अपने बैठकों के साथ साथ साफ जाहिर हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मराठी प्रधानमंत्री होगा तो मराठी मानुष के नाते हम फिर से एनडीए में शामिल होंगे। ये एक अंदेशा है, एक तरह से हवा दी जा रही है कि हमें भी एनडीए में बुलाया जाए, और अगर हमें एनडीए में निमंत्रण आता है तो वो जाने के लिए तैयार है। अब रही बात कि भारी कौन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भारी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारी? 21 सीटों पर लड़े थे उद्धव ठाकरे, 9 सीटों पर आए हैं। हालांकि शिंदे कुछ कम सीटों पर ही लड़े हैं और लगभग 7 सीटों जीत कर आए हैं। मुंबई में अगर देखा जाए तो शिंदे ने भी सीटें निकाली है, खास करके थाने में सीटें निकाली हैं। जो कहा जाता था कभी शिवसेना का यानी उद्धव ठाकरे का वो है, वो अब शिंदे की तरफ झुकता नजर आ रहा है। बार बार सरकार भी चला रहे हैं, और इन बातों को देखते हुए कहीं अगर देखा जाए कि शिंदे को मनाना कितना आसान है या उद्धव ठाकरे को मनाना कितना आसान है, ये बीजेपी जरूर इस बात को अलग अलग तरीकों से देखेगी कि किस तरीके से शिंदे को, क्योंकि अगर दोनों पार्टियों का विलय फिर से करा लिया जाए तो ये किस तरह से संभव हो सकता है या नहीं। अभी 4 बजे के करीब शाम में लगभग यहाँ से नागपुर से देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ मंत्रणा जरूर चल रही है कि आखिर मराठा में किस तरीके से एक पुराने साथी को शामिल किया जा सकता है कि नहीं, उसके लिए पहल कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जो दुराव हुआ था वो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारा को लेकर ही दुराव हुआ था। हालांकि केंद्रीय अगर नेतृत्व उसमें पहल करता तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे कहीं कुछ दूर नहीं जाते, कई बार वो बोल भी चुके हैं। लेकिन इस बार अगर ये होता है तो अगर ये दोनों के मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पहल करेगा तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस बात के लिए राजी भी हैं। मने मने उन्होंने कहा भी है, अलग अलग बयानों में कहा भी गया है कि मराठी मानुष के नाते, मराठी विकास, महाराष्ट्र विकास के नाते हम एक साथ आ सकते हैं। तो ये बात जरूर हो सकती है कि कुछ
बातें आ सकती हैं और शामिल होने से संभावना, क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई सदैव न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। ये कभी भी अंदेशा बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मौजूदा एनडीए के घटक हैं वो अलग अलग तरह से बार्गेन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं रहा था कि बार्गेन करने के लिए। उनका एक मंत्री पद था पहले, पिछली बार जो सरकार में थे तो उनका एक मंत्री पद था और मंत्री पद किसी तरह से हटाया गया तो उसके लिए उन्होंने कुछ गुरेज भी नहीं किया था। जी ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं लेकिन बाहर तक स्पष्ट तौर पर आने नहीं देना चाहते। हालांकि कुछ नेता तो आप लोगों की तरफ से बयानबाजी भी कर रहे हैं, आने के लिए उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो अभी नहीं जाना चाहते या हम नहीं जाना चाहते, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो वो संभव नहीं है सर। लेकिन ऐसे में जब मन आप लोगों का कर रहा है और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे के निजी तौर पर रिश्ते अच्छे हैं, तो ऐसे में क्या इससे इनकार किया जा सकता है सर कि आप लोग जा रहे हैं और ये एनडीए की सरकार बना रहे हैं? क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं वो तो स्पष्ट कर रहे हैं। नेहा जी, अभी आपके राजू जी ने आपके उन्होंने एक बात कही, अगर मराठी मानुस बनता है प्रधानमंत्री बीजेपी का, देखिए मोदी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मराठी मानुस, आप समझिए मेरी बात। अगर मराठी मानुस बनता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी के साथ जाने का उद्धव ठाकरे कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई मतलब है, ना जा सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए मेरी बात। और जहाँ तक बात है उद्धव ठाकरे झुकेंगे नहीं, न डरेंगे। जब उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार कर दिया, अगर उन्होंने चैलेंज स्वीकार न किया था तो हमारी 9 सीटें आई। देखिए एक अलग शर्त रख रहे हैं यहाँ पर संजय जी। रत्नेश जी, मैं एक बात बता दूं जी राजीव जी, संजय जी बात कर रहे हैं कि मराठी मानुस की बात, मराठी मानुस कहना केवल महज है, वो भी जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। लेकिन एक बात ये जरूर कही जा रही है कि पहल कौन करे, एनडीए की तरफ से पहल आए या उद्धव ठाकरे की तरफ से पहल आए। बार बार ये हवाला यही दिया जा रहा है कि मराठी मानुस के हित के नाते हम करेंगे। मराठी मानुस के हित तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। तो अब ये बात जरूर है कि आखिर किस आधार पर मराठी मानुस प्रधानमंत्री हो या ना हो, इस बात से लेकर उद्धव ठाकरे को न गुरेज है न किसी हिसाब से। लेकिन ये बात जरूर चाहते हैं कि पहल कौन करे। अपनी पहल वो खुद नहीं करना चाहते हैं, पार्टी के अलग अलग नेता जरूर पहल कर रहे हैं। संजय जी बराबर ये कह रहे हैं कि मराठी मानुस प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री रत्नेश जी मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव जी कह रहे हैं। मैंने बात नहीं की, जो राजू जी ने भी कहा कि ऐसी चर्चा चल रही है, तब मैंने कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि गठबंधन होएगा नहीं इंडिया के साथ। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ रहेंगे, चलिए सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी 4 बजे चुनाव होगा, आप देखिएगा, महाविकास अघाड़ी सरकार आएगी और 190 से कम विधायक नहीं जीतेंगे। ये आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। हमें करने की जरूरत नहीं, न हमें जाना है। तो इतना झेल चुका है, पूरा संगठन चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी टूट गई, अब हमें पता चल गया था। अब तो जो हम गेन कर रहे हैं वो गेन कर रहे हैं, वो भी किससे? हमारी जनता से, जो हमारे महाराज के जो आशीर्वाद। ठीक है, देखिए रत्नेश जी, दोनों तरफ से तीव्र तल्ख है और दूसरी तरफ से अगर हम एकनाथ शिंदे को यहाँ पर कहें तो एक बड़ी चैलेंज, एक बड़ी चुनौती तो आप लोगों के सामने होगी ना, अगर इनको भी अपने पाले में लेके आते हैं, एनडीए में साथ में लेकर आते हैं। हालांकि देखिए संजय जी तो इससे बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए अगर मान भी लेते हैं कि अगर शिवसेना दोनों पार्ट उनके आते हैं तो उन दोनों को मिलाना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी आप लोगों के सामने? देखिए नेहा जी, अभी मैं जब शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता को सुन रहा था तो देखिए राजनीति में ऐसे माहौल जब हो कि जा वाले माहौल में हो तो वहां पर कोई भी कट एंड क्लियर बात करने से अच्छे राजनेता बचते हैं और बचना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, और अगर उद्धव जी कह देते हैं हम आ रहे हैं तो आधे घंटे बाद ही उनको उलट के बोलना पड़ेगा। तो बोलते वक्त थोड़ा सा स्पेस बना के रखना चाहिए, जो मैं इनसे चाह रहा था। लेकिन ये बड़ी तल्ख बातें, अभी भी ये इंडिया वाले ही माहौल में झूल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि इंडिया न सत्ता में आई थी न सत्ता में आएगी। अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठिए, आनंद उठाइए विपक्ष का। इस बार आपको नेता विपक्ष का भी पद
आसानी से मिल जाएगा। इस बार उस लायक आपको जनता ने बना दिया है। दूसरी बात, देखिए हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व जो है वो इन प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। हमारे लिए दोनों गुट समान रूप से हमारे लिए लाभकारी और हमारे लिए हम दोनों गुटों को समान रूप से जानते हैं और पहचानते हैं। और जब एक ही घर के दो बेटे हैं जो अलग अलग हुए हैं नेहा जी, इनको एक साथ लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे हुए, किन हालात में हुए, किन स्थितियों में हुए, किसने कराया, क्यों कराया, कैसे कराया, इन तमाम चीजों को भी तो देखना होगा, समझना होगा। नहीं नेहा जी देखिए, कितनी अच्छी बात करते हैं, इन दोनों की भाइयों में बंटवारा किसने? आप जानते थे कि सर शिवसेना उद्धव ठाकरे फोड़ना है, शिवसेना रीजन का वोट बैंक मिल जाएगा। क्या हुआ? 9 सीटों पर आ गए। अरे सबसे बड़ी हाथ तो आपकी है। जवाब दूं, हमारे उद्धव ठाकरे हाथ नहीं है। लेकिन शिंदे गुट भी साथ, देखिए शिंदे गुट भी 7 सीटें लेके आए हैं ना सर, ऐसा नहीं है, उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। संजय जी उनको भी कम मत आंकिए। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड संजय जी ऐसे नहीं, वो तो संजय शिवसेना गया है, ठीक है। नहीं बोली जाती। संजय जी ऐसे नहीं ना, प्लीज ऐसे मत करिए। देखिए एक एक करके बात को रखिए ना। संजय जी प्लीज मैं दे रहा हूँ मैं जी। राजीव संजय जी की बात मैं कह रहा हूँ मैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आखिर अलग कैसे हुए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हुए। राज ठाकरे ने बीजेपी की भरपूर शिकायत की, भरपूर अलग अलग तरह से वो बातें कहते गए, लेकिन आखिर बीजेपी के मंच पर आए ना, पार्टी हाशिए में चली गई तो बीजेपी के मंच पर आए अपना वजूद तलाशने। वही हाल उद्धव ठाकरे का भी है। 21 सीटों पर चुनाव लड़े और 9 सीटों तक जीते। ये बात सोचने वाली है कि आप बताइए ना, आप इतनी बड़ी पार्टी है, 30 सीटों। नहीं राजीव जी हैं, रत्नेश जी नहीं बोल रहे ना सर, देख लीजिए बोल, ठीक है। और 9 सीटें आपने जीती, क्यों? कहाँ चला गया आपका? आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। अब सुनते हैं ना संजय जी, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है ना। अगर बोल रहे हैं उसके बाद फिर भी एक सुनने की भी क्षमता रखिए ना सर। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा श्रोता भी होता है, उसका भी तो उदाहरण पेश करिए ना। ऐसे नहीं बोलना है सिर्फ बोलना नहीं। 17 सीटें हैं, अब ये तो सोच लीजिए। ठीक है। कितना स्ट्राइक रेट है आपका देखिए ना, कितने सीटों पे लड़ा, कितने जीते देखिए ना। नहीं ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। राजीव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर वाइंड अप का वक्त है। देखिए मैं एक विश्लेषक के तौर पर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ मैं कि क्योंकि मैं जो परिस्थितियां मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से, एक सीट जो है यहाँ मुंबई का जिससे अभी अमोल कीर्तिकर यहाँ खड़े थे, वो सीट भी शिवसेना हार चुकी है। तो इस बात को लेकर बार बार ये बराबर है कि आखिर मुंबई में भी उन्हें किस तरीके से लोग मान रहे हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं, ये बात दिख रहा है कि हालांकि 3 सीटों पे उनकी जरूर जीत हुई। साउथ मुंबई में सीट जीत हुई, अनिल देसाई की सीट की जीत हुई है, कई जगहों पर उनके फायदे हुए हैं। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने स्पष्ट देख रही है कि बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें ज्यादा फायदा होने की उम्मीद थी, हो सकती थी। अनंत गीते का सीट अगर देखा जाए तो अनंत गीते का रायगढ़ का सीट जब बीजेपी के साथ रही है शिवसेना वहां जीती है। इस बार बीजेपी ने एनसीपी को साथ दिया, अनंत गीते वहां से हार गए। इसी तरह से कई और सीटें भी हैं जहां बीजेपी के साथ शिवसेना रहती थी और वहां जीत हासिल होता था। ये जरूर आत्मविश्लेषण किया जाएगा और आत्ममंथन चल भी रहा है। ऐसा नहीं, सेना भवन में आज एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी जिसके दौरान कई सारे बातों को रखा भी गया कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या होगा। अब देखिए सबसे बड़ी पार्टी यहाँ कांग्रेस के तौर पर उभर के आई है। जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस निश्चित तौर पर एक ऐसा समीकरण तैयार करेगी कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट वही लेगी। इस बार लोकसभा चुनाव में सीटों में जरूर वो उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट ले पाए, लेकिन कांग्रेस इस बार अगर देखा जाए तो वो ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी
और वो बात उन्हें ग्राह्य नहीं होगा कि ज्यादा सीटों की डिमांड भी करे और उसके बाद उनका जो मराठी मानुसों का वोट प्रतिशत है या महाराष्ट्र में उनकी जो पकड़ है वो ढीली होती जाएगी शिवसेना की। ये चीज को लेकर जरूर वो चाहेंगे कि एक बार पुराने साथियों के साथ अगर उनका संपर्क होता है, जाने की तरह से जैसे बातें चल रही हैं, हालांकि अभी बुगाहट है, कितना वो तब्दील हो पाएगा ये वक्त बताएगा। बिल्कुल वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जरूर लग रही है कि जिस तरीके से जो नए साथी एनडीए के घटक आए हैं वो अलग अलग तरह से दबाव बना रहे हैं, तो इस तरह से एनडीए भी चाहती है कि अपने पुराने साथियों के साथ जो कि टेस्टेड एंड ट्राइड है, जिनको पहले से वो टेस्ट कर चुका है, ट्राई कर चुकी है, तो उन्हें साथ में लेके आने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना। कई मुद्दों पर वो साथ हो चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो कार सेवकों इनको भाई जत्था गया था, ठीक है राजीव, उस तरह से फिर से माहौल खड़ी करने की बात हो रही, तो ये बात देखने में वक्त बताएगा। जी नेहा, बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है एक आधे दिन में जो स्थितियां हैं पूरी तरह से साफ हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ घंटों में ही चीजें साफ हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।